दोस्तों स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटिक्स चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज, जिसमें लास्ट टाइम हमने कवर किया था अपनी मैरी वोllstonecraft को कि उनको क्यों बोला जाता था ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। उन्होंने कैसे रूसो और एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज किया था। अपने जो वर्क थे विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, वो सब मैंने कवर अप करवा दिया था। आज अपने जो नए थिंकर पर्सनैलिटी हैं उन पे आज हम फोकस करने वाले हैं, अपने फ्रेंच फैनन कि इनका जो जन्म है वो कैरिबियन सी में एक आइलैंड है मार्टिनिक, वहाँ पे, और वहाँ पे जो रूलर थे उस टाइम के, जो कॉलोनी थी वो फ्रेंच रूलर थे। उसमें वो बताते हैं कि जो ब्लैक पीपल है वहाँ पे वो किस हिसाब से जो आइडेंटिटी जो क्राइसिस है उससे जूझ रहे हैं, क्योंकि जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल पे क्या कर रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे उनकी वैल्यूज अडॉप्ट करने के लिए, उनकी जो लैंग्वेज है वो सीखने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो फ्रेंच फैनन को आज हम जानेंगे कि कैसे उनकी जो बाद में जो राइटिंग है, एक टाइम पे ऐसा भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्होंने नाजी जो आर्मी थी उसके खिलाफ फ्रेंच आर्मी में इन्होंने काम किया था, उनके खिलाफ वो लड़े थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी राइटिंग्स में किस हिसाब से जो रेडिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है ना वो वायलेंस के थ्रू ही आया है, उसको वायलेंस के थ्रू ही हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फ्रेंच फैनन के जो आइडियाज है, थिंकिंग है, वहाँ पे मार्क्सिज्म का टिल्ट दिखाई देगा। तो खैर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच फैनन का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यदि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ना लाइक, कुछ नहीं। आप ये है कि फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस हिसाब से मैं कंटेंट को और इंप्रूव कर सकता हूं। और यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी हैं उनको सब शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे वो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्विज फॉर्म में मैं आपका क्या है क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ हर टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपका जो सब्जेक्ट है, वो जो टॉपिक है वो रिफाइन होगा। खैर तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना फ्रेंच फैनन का, जिनका जन्म 1925 में होता है, जो कैरिबियन सी में जो एक बड़ा ही छोटा सा आइलैंड था मार्टिनिक, जो कि फ्रेंच कॉलोनी था, वहां पे इनका जन्म होता है, ठीक है। और वहां पे ये जो कॉलोनियल इन्वायरमेंट है उसमें ये जन्म लेते हैं और वहां पे ही इनका अपलिफ्टमेंट होता है। और वहीं से ये इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि कैसे जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक लोगों पे किस हिसाब से अपनी वैल्यूज थोपते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम थोपते हैं, अपनी लैंग्वेज थोपते हैं, और कैसे उनको एक समाज में, सोसाइटी में अलग थलग रखा जाता है कि हर एक चीज़ वाइट के लिए अलग होगी, ब्लैक लोगों के लिए अलग होगी, उनकी वैल्यूज को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, अर्ली जो करियर था उसमें एजुकेशन में सबसे पहले तो वो वहीं से लोकल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद वो अटेंड करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन, जो कि आपकी फ्रांस में है। वहाँ पे वो मेडिसिन और साइकेट्री की पढ़ाई करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो उनकी साइकेट्री की पढ़ाई है वो उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। जब हम अल्जीरिया का इंडिपेंडेंस वो 1954 का जब पढ़ेंगे आगे, उसमें वो कैसे इसका यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। मैंने जैसे बताया कि ये एक ब्लैक होते हुए एक मार्टिनिक जो फ्रेंच कॉलोनी है उसमें जन्मे हैं, उसके बावजूद भी ये एक सोल्जर के तौर पे इन्होंने सर्व किया है वर्ल्ड वॉर 2 में। और ये जो फ्रेंच फोर्सेज है उसके साथ लड़े थे, किसके खिलाफ? नाजी जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में ये लड़े थे। इसके बाद इन्होंने जो अपनी जो साइकेट्रिक जो प्रैक्टिस है वो अल्जीरिया में ड्यूरिंग द अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपका 1954 में होता है, यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन अल्जीरिया डीपली इन्फ्लुएंस्ड इन राइटिंग ऑफ थ्योरीज। क्योंकि वहाँ पे मोमेंट चल रहा है कि वहाँ पे बेसिकली अब अल्जीरिया में भी क्या था, फ्रेंच जो फ्रेंच का क्या था, शासन था फ्रेंच लोगों का, वाइट पीपल का। तो वहाँ पे भी ये देखते हैं कि वो लोगों की साइकी समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि लोगों के साथ कितना कितना अत्याचार हो रहा है, कैसे उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस से वो जूझ रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता कि जो उनके जो ओरिजिन है वो क्या है। इस हिसाब से वाइट पीपल उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम उन पे थोपते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज उन पे थोपते हैं, अपना कल्चर, वैल्यूज, ये सब उन पे थोपा जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो उनकी जो पढ़ाई है उनसे वो सब जो साइकेट्री की पढ़ाई है उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। जो आपका अल्जीरिया वॉर होता है वो भी जो फ्रेंच जो रूलर थे वहाँ पे उनके खिलाफ होता है 1954 में। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में देखें उनका तो एक्टिवली इन्वॉल्व थे आपका अल्जीरिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस, जो कि अभी मैंने आपको बताया 1954 में। वो सपोर्ट करते हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड बिकम ए वोकल क्रिटिक ऑफ कॉलोनलाइजेशन, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बेसिकली इसके खिलाफ वो आपका क्या अपने जो विचार रखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है ना वो वॉयलेंस के थ्रू आया है, ठीक है, उसे वॉयलेंस के थ्रू ही उखाड़ फेंकना है, वॉयलेंस के थ्रू ही उसको हटाना पड़ेगा। इतने जो रेडिकल आइडियाज़ हैं, यहाँ से हमें मार्क्स की याद आ जाती है, क्योंकि ये मार्क्स से भी इन्फ्लुएंस थे कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से रेडिकल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, डायरेक्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यही थोड़ा ग्रामसी को आप याद कीजिए कि वो डायरेक्ट रेवोल्यूशन की बात नहीं करते, कैपिटलिज्म के खिलाफ कभी भी वो डायरेक्ट रेवोल्यूशन की बात नहीं करते। ग्रामसी कहते हैं कि पहले हमें एक आइडियोलॉजिकल वॉर का जो टाइप है
जो वो हमें सेटअप करना पड़ेगा। एंटी हेगेमनी हमें सोसाइटी में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। सोसाइटी को समझाना पड़ेगा पहले कि ये जो ओपेक जो स्टेट है, जो आपको नजर नहीं आ रहा कि इसकी जो रियल इंटेंशन है वो आपको नजर नहीं आ रही, इसलिए वो कहते हैं कि वॉर ऑफ मोमेंट से जाने से पहले वॉर ऑफ पोजिशन करना पड़ेगा। और वॉर ऑफ पोजिशन क्या था कि एंटी हेगेमनी सोसाइटी में डेवलप करनी पड़ेगी। आपको एक ऑल्टरनेटिव आइडिया स्टैब्लिश करना पड़ेगा कैपिटलिज्म के खिलाफ, तब जाके सोसाइटी के लोगों को समझ में आएगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेवोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्रेंच फैनन का क्या देखते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था आपके मार्क्स से, तो इसलिए बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है आपका, वो वॉयलेंस के थ्रू ही आया था, तो वॉयलेंस के थ्रू ही उसे उखाड़ फेंकना है। उनकी जो डेथ है वो 1961 में वॉशिंगटन डीसी में हो जाती है एट द एज ऑफ 36। ठीक है, तो ये तो हमने उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है, उससे काफी आपको एज मिल गया होगा। अब देखते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क, जिसमें पहला जो आता है उनका ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। अब बेसिकली इस जो टाइटल से ही आप समझ गए होंगे, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, कि किस हिसाब से जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है वो झेलना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। जो जहाँ पे ये जन्मे थे वहाँ पे भी आपका जो फ्रेंच आर्मी का जो फ्रेंच जो लोग थे, उनका जो शासन था, और जो अल्जीरिया में भी क्या था, फ्रेंच लोगों का शासन था, और वहाँ पे ब्लैक लोग थे। लेकिन वैल्यूज, एजुकेशन सिस्टम, जो रिलीजन है, वो उन पे इस हिसाब से थोपा जाता है कि वो है तो ब्लैक, लेकिन उन्होंने लगा क्या, कोशिश कर रहे हैं वो व्हाइट मास्क लगाने की, वो कोशिश कर रहे हैं व्हाइट बनने की, किस हिसाब से, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका वैल्यूज, उनके कस्टम, ये सब अपना के। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो वर्क है इसमें साइकोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंट का जो इम्पैक्ट है ना कॉलोनियलिज्म का ऑन ब्लैक इंडिविजुअल, उसके बारे में बताते हैं। वो एग्जामिन करते हैं कि जो आपका कॉलोनियल जो सिस्टम है ना, क्रिएट कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी एंड आपका इंटरनलाइज्ड रेसिज्म एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लैक पीपल, कि इस हिसाब की जो कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल जो आइडेंटिटी है, वो आपका जो कॉलोनियलिज्म है उसने डेवलप कर दी है। जो ब्लैक लोग हैं वो अपनी ही वैल्यूज खोते जा रहे हैं, वो कैसे, उस हिसाब से उन पे इस हिसाब का दबाव बनाया जा रहा है शासन के द्वारा, आइडियोलॉजिकल और वॉयलेंस के थ्रू दोनों ही, कि लोगों को ये नहीं पता कि वो ब्लैक जो हैं, जो ब्लैक है वो खराब नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि जो किसी का रंग यदि काला है तो बिल्कुल ही सोसाइटी में उसको दरकिनार कर दिया जाता है, सोसाइटी में उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये कहीं और से निकल के नहीं आया। यदि किसी बच्चे को यदि आप बताओ ही ना, जो बच्चा कल पैदा हुआ है उसको आप बताओ ही ना लाइफ टाइम की ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, वो ताउम्र नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये सोसाइटी की वजह से हुआ है। सोसाइटी पे जिस हिसाब पे हम पे रूल किया गया था, तो हमारा जो एक टाइप का जो सॉफ्ट कॉर्नर जो डेवलप हो गया है कि जो व्हाइट स्किन है वही सुप्रीम स्किन है, व्हाइट कलर है वही भाता है। ठीक है, जो ब्लैक जो स्किन है उसके खिलाफ हम सोसाइटी में आपने काफी एग्जाम्पल देखे होंगे कि उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्रेंच फैनन बात कर रहे हैं ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में, कि जो कॉलोनियलिज्म है, बेसिकली वो फ्रेंच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो फ्रेंच लोग हैं, जो कॉलोनी में, तो यूके आ गया, वो भी व्हाइट स्किन ही थे आपके, तो वो किस हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी का जो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो अपने जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसको खोते हैं, और जो व्हाइट लोगों की जो वैल्यूज है, एजुकेशन सिस्टम है, कस्टम है, उनको अपनाने की बात करते हैं। इसमें बताते हैं कि जो रेशियल आइडेंटिटी, इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन सेल्फ परसेप्शन, कि लोग खुद को ही नहीं जान पा रहे, इस हिसाब का वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। एंड डिजायर टू असिमिलेशन इन कॉलोनाइजर कल्चर, कि वो इस हिसाब से अपना कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि जो कॉलोनीज में जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ एक तो सबसे बड़ा यही है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो वैल्यूज को जो वॉयलेंस के थ्रू या आइडियोलॉजी के थ्रू इस हिसाब से उनको वैल्यूज अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। दूसरा उनका जो वर्क है वो है डाइंग कॉलोनियलिज्म, जो कि 1959 में आता है। इसमें वो फोकस करते हैं आपका अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि स्टार्ट होता है 1954 में। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। इट लुक्स एट हाउ कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट्स कल्चर एंड सोशल चेंजेस, जिसमें वो बताते हैं कि जो आपका कॉलोनियलिज्म है, जिस भी कम्युनिटी में है, जिस भी जगह पे है, तो वो कैसे इम्पैक्ट डालता है वहाँ के जो ओरिजिनल जो कल्चर है, ओरिजिनल जो सोशल वैल्यूज है, उस पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। इसमें थीम्स क्या है वो डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, कि क्या क्या जो रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या जो सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको वो डिस्कस करते हैं। एंड इंटरप्ले बिटवीन कॉलोनियल ऑपरेशन एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, इसके बारे में वो बात करते हैं कि जो कॉलोनियल जो ऑपरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, और जो रेवोल्यूशनरी जो लोग हैं वहाँ पे जो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में वो बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1954 की बात कर रहे हैं। तीसरा उनका जो वर्क है वो है रेच ऑफ द अर्थ। इसमें वो बताते हैं कि प्रोवाइड करते हैं जो रेडिकल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसमें खुल के वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके कॉलोनियलिज्म को, और एडवोकेट करते हैं डीकोलोनाइजेशन की। बेसिकली यही है कि कॉलोनाइजेशन को क्या करना है, उखाड़ फेंकना है जो आपकी सोसाइटी में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि वो इट इज बोथ ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन,
कि जहाँ पे आपके जो कॉलोनाइजेशन आया है, फिर वो फ्रेंच आए हो चाहे यूके आए, जो यूके से इंग्लैंड से आए हो, तो वो कैसे वहाँ के लोगों पे कैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालते हैं। किस हिसाब से उनकी जो साइकोलॉजी है वो इस हद तक चेंज कर दी जाती है कि सालों तक वो भुला नहीं पाते। आप इंडिया में भी आज इसका असर देख पा रहे हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि फेयर एंड लवली आपको मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आपको गोरा कर देती है। गोरा बनने की ज़रूरत क्या है? काला कोई बुरा थोड़ी है। ठीक है, ऐसा ही आपको इतना इम्पैक्टफुल है ये चीज़ें, तो मुझे समझ में नहीं आता, भैंस को गोरा कर दो, ठीक है। तो लेकिन वो जो एक साइकी जो बनी हुई है हमारी कि जो व्हाइट स्किन को जो तवज्जो दी जाती है सोसाइटी में, जो ब्लैक लोग हैं उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाता है, वो आज भी आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तो बहुत ही पीक पे होगा। तो अपने इस वर्क में वो खुल के वो बताते हैं जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स है कॉलोनियल डोमिनेशन के, इसके बारे में। इसमें जो की टॉपिक्स है वो इंक्लूड करते हैं वायलेंस इन आपका लिबरेशन स्ट्रगल्स एंड नीड ऑफ रैशनल कॉन्शियसनेस। नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि आप जो कॉन्शियसनेस है ना वो जगाने की बात करते हैं। एक जहां भी जिस देश में भी आपका जो कॉलोनियलिज्म है उसमें आपकी जो नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने की बात करते हैं। यहीं पे जो हाँ, यदि हम इंडिया में देखें तो अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें उन्होंने भी यही किया था कि जो नेशनल जो कॉन्शियसनेस है वो जगाने की बात की थी कि आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वो ग्रामसी की बात आपको बार बार याद आएगी कि यहाँ पे नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे आएगी सोसाइटी में। तो लोगों को यही है कि लोगों को ये लगता है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, अब कॉलोनाइजेशन वो वही था, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, कैपिटलिस्ट स्टेट थे बेसिकली उस टाइम पे। तो यही था कि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, रियल आइडियोलॉजी है, वो सोसाइटी के लोगों को समझ में आए, समझाया जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझाएंगे उनको कि जो रियल जो स्टेट की आपकी जो रूलर है उनकी रियल जो थिंकिंग है कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते थे, जो नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने की बात करते थे, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज की जैसे आपका जो सोसाइटीज में है जो कॉलोनियलिज्म हट जाएगा उसके बाद उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी। इट ऑल्सो डिस्कस द साइकोलॉजिकल स्कार्स लेफ्ट बाय कॉलोनियलिज्म एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसी में वो बात करते हैं कि किस हिसाब से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, जिसमें जो कॉलोनियलिज्म आया था, जिसमें आपके जो फ्रेंच हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये शासक आए हैं, उनके क्या क्या जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे, कैसे उनको जो सोल्व करना है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, उसको कैसे सोसाइटी में नेशनल कॉन्शियसनेस के थ्रू डेवलप किया जाएगा। लास्ट जो उनका वर्क है वो है टुवर्ड्स अफ्रीकन रेवोल्यूशन, जो 1964 का है, जिसमें आई थिंक ये उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसमें वो जो अल्जीरिया वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो आपके अल्जीरिया में चल रहे थे, जो फ्रेंच लोग हैं उनके खिलाफ, और नेचर ऑफ रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स, उसके बारे में जो रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स हैं उनके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें वो रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ कॉलोनियल पावर के बारे में बात करते हैं, उनके नेचर, डायनेमिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली इसी बारे में बात कर रहे हैं कि किस हिसाब की जो आपके जो अल्जीरियन वॉर है, जो जिसमें लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो जागी है, वो किस हिसाब से जो फ्रेंच जो लोग हैं, जो शासक हैं, जो कॉलोनियलिज्म है उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। और वो सोसाइटी को बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है वो आपका वॉयलेंस के थ्रू ही सोसाइटी में आया था, तो उसको वॉयलेंस के थ्रू ही उसे क्या है, उखाड़ फेंकना है, ठीक है। अब वो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें वो बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ब्लैकनेस, ठीक है, कि आपकी स्किन यदि ब्लैक है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेसिज्म, कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेसिज्म झेलना पड़ेगा। बेसिकली यही है कि जब भी हम देखते हैं आपका कि जो भी आपकी जो शासक थे, जो कॉलोनाइजेशन था, जो डेवलप किया गया, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाया गया, वो सभी व्हाइट स्किन लोग थे। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो व्हाइट स्किन लोग हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया, जो व्हाइट स्किन को सुप्रीम माना जाने लगा। और जो ब्लैक लोग हैं उनको क्या है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं भी चले जाएं। इसी के बारे में वो बात करते हैं कि जो रेसिस्ट एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल सोसाइटीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो व्हाइट स्किन लोग थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी कॉलोनीज थी, तो जो इम्पैक्ट है उनकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है लोगों पे वो रह गया है। तो इसलिए जो ब्लैक लोग हैं उनको क्या है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रेसिज्म क्या है, झेलना पड़ता है। कल्चरल एलियनेशन की बात करते हैं कि जो सोसाइटी में बिल्कुल ही उनको क्या कर दिया था, अलग थलग रखा जाता है। उनके लिए बेसिकली काफ़ी बार आप देखते होंगे न्यूज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में, आपके जो साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं उसमें जो आपका एलिनेशन ऑफ ब्लैक पीपल एक्सपीरियंस ए वाइट सोसाइटी की, जिस हिसाब से जो वाइट सोसाइटी है उसमें बिल्कुल ही उनको दरकिनार किया जाता है। आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें आप काफ़ी बार आपको ऐसे बहुत से 60 to 70% ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें जो पुलिस है वो जानबूझ के जो ब्लैक पीपल है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। बहुत से केसेस आपको पीछे भी आपको काफ़ी जो ब्लैक लोगों के वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, इसीलिए थे कि जो सोसाइटी में क्या है कि वो मर्ज नहीं हो पाए,
बेसिकली सबसे बड़ी बात यही है, उनको सोसाइटी ने बिल्कुल ही अलग रख दिया है। जो व्हाइट स्किन लोग हैं वो अपने अंदर मर्ज नहीं कर पाए हैं उनको अभी तक। वो बताते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से जो इतने सालों तक आपका जो कॉलोनियल रूल रहा है, उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे आया है, उसकी वजह से जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो भी क्या है कि वो जो कॉलोनियलिज्म में रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो व्हाइट लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका कल्चर है, उनका रिलीजन है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए वो आपका बताते हैं कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, वो बेसिकली इसी में बताते हैं कि आपका आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम जो ब्लैक है वो ही नहीं दिखा पा रहे, हम व्हाइट मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम क्या क्या कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें बताते हैं, एग्जामिन करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज स्ट्रगल बिटवीन मेंटेनेंस अपना कल्चर मेंटेन करने के लिए और अडेप्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिस्ट सोसाइटी। यही है कि अब ये है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसमें कॉलोनियलिज्म आ गया है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि यदि आप अपना कल्चर, अपना जो आइडेंटिटी है, वो कल्चरल आइडेंटिटी है, वो मेंटेन करोगे, या वो जो थोप रहे हैं आपके जो फ्रेंच लोग हैं, इंग्लैंड लोग हैं, वो थोप रहे हैं, या वो आप एक्सेप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं जो वॉयलेंस के थ्रू या आइडियोलॉजी के थ्रू वो थोपी जाती है। इसीलिए वो बात करते हैं आपका ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैकनेस स्पेशली अबाउट द नेविगेटिंग रिकंसिलिंग द कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आइडेंटिटी है, लोग वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी में जो कॉलोनियलिज्म है उसकी वजह से लोग क्या है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते हैं। इसमें बताते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन हाईलाइट करते हैं कि हाउ ब्लैक पीपल आर ऑफन ऑब्जेक्टिफाइड। कैसे जो काले लोग आज भी सोसाइटी में आप देखते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको सोसाइटी में मजाक उड़ाया जाता है। आप सोसाइटी में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि वो बताते हैं कि जो ब्लैक पीपल है उनको क्या 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 किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और डीह्यूमनाइज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो वो बताते हैं कि रिस्पेक्टिव रेशियल स्टीरियोटाइप्स की जो थिंकिंग है बहुत से लोगों की, वो आज भी जो ब्लैक लोग हैं उनके खिलाफ क्या है, स्टीरियोटाइप है। दिस डिह्यूमनाइजेशन कंट्रीब्यूट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अब एक आदमी को बेसिकली आप इतना क्या करो, बिल्कुल अलग थलग रख दो, उसको ऑब्जेक्टिफाई करो, उसको डिह्यूमनाइज करो, तो बेसिकली उससे क्या आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आने लगते हैं कि उसको ऐसा लगता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही मर जाता है। वो मतलब बाहर आने से भी, सोसाइटी में घुलने मिलने से, बाहर आने से भी डरने लगता है। तो जो फ्रेंच फैनन है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात करते हैं बाय एक्सपीरियंस बाय ब्लैक इंडिविजुअल्स। सोसाइटी में जिस हिसाब से उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो सोसाइटी के साथ वो घुल मिल नहीं पाते, इसलिए वो अकेले रहने लगते हैं। अकेले रहेंगे तो आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो उनको फेस करना पड़ता है। अब हम उनकी देख लेते हैं जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो डीकोलोनाइजेशन इज ऑलवेज ए वायलेंट इवेंट। इसी के बारे में मैंने आपको बार बार बताया, रैच ऑफ द अर्थ 1961 वर्क में इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको जो क्योंकि वो मार्क्सिज्म से क्या है, कार्ल मार्क्स से काफी इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए वो बताते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब आपको अपनी सोसाइटी में कॉलोनाइजेशन उखाड़ फेंकना है तो वो वायलेंस के थ्रू उखाड़ फेंकना है। वो कहते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन जब सोसाइटी में आया था तो वो वायलेंस के थ्रू ही आया था, इसलिए ही आपको क्या करना है, उसे वायलेंस के थ्रू ही उखाड़ फेंकना है। ये पूरी प्रोसेस बताते हैं वो अपनी। यहाँ पे हमें टिल्ट दिखता है उनका कार्ल मार्क्स से, वो काफी इन्फ्लुएंस है। दूसरा है द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ ओवरकमिंग ऑफ कॉलोनाइजर कंडीशन। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से जो आपकी जो कॉलोनी रही हैं उसमें से कैसे आपको जो कॉलोनाइजेशन है वो उसमें से उखाड़ फेंकना है, इसके बारे में वो भी सेम वर्क इनका रेस्ट ऑफ द अर्थ उसमें बात करते हैं। थर्ड है उनका टू स्पीक ए लैंग्वेज इज टू टेक ऑन द वर्ल्ड ए कल्चर, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि किस हिसाब से जो आपकी जो कॉलोनीज हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, जो आपका फ्रेंच हो गया चाहे इंग्लैंड हो गया, वो कैसे जो वहाँ के जो लोग हैं, जो नेटिव स्टेट के जो लोग हैं, वहाँ पे कैसे अपनी जो आइडियोलॉजीज है, एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यूज़ है, रिलीजन है, उसको थोपने की बात करते हैं। और इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते हैं। इसके बाद इन दी एंड हम देखते हैं उनका क्रिटिसिज्म, जिसमें जो एडवर्ड उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्रेंच फैनन क्या है कि ज़्यादा वायलेंट स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वो इग्नोर कर रहे हैं नॉन वायलेंट अप्रोचेज, ठीक है। यहाँ पे हमें एडवर्ड सैड का जब भी हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बताने की बात कर रहे हैं कि इंडिया में भी गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का जो आपका जो रास्ता अपनाया था इन इंग्लैंड वालों को बाहर फेंकने के लिए, जो कॉलोनाइजर है इनको बाहर भगाने के लिए नॉन वायलेंस की अप्रोच अपनाई थी। यहाँ क्या है, आपका फैनन क्या कर रहा है, एक वायलेंट स्ट्रगल की बात कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है नॉन वायलेंस अप्रोच को, ठीक है। होमी बाबा भी उनको आर्ग्यू करते हैं, एनालाइज समटाइम्स ओवरटुक द कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कॉलोनाइज एक्सपीरियंसेस।
इसके लिए वो बताते हैं। और जो एल्बर्ट मेमी है ये बताते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं फैनन को, नोट सफिशेंटली एड्रेस द वेरिएशन ऑफ कोलियन एक्सपीरियंसेस, कि वो एक कंप्लीटली एड्रेस नहीं करते वेरिएशन इन कोलियन जो आपका कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस एंड पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट। बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में जो जो उनके जो डेवलपमेंट के जो काम हैं उनको इग्नोर करते हैं, वो कंप्लीटली ओवरऑल जो आपका कॉलोनियल जो एक्सपीरियंस है उसको एड्रेस नहीं करते। वो सिर्फ यही बताते हैं कि ये आते हैं, आपके जो कॉलोनाइजर आते हैं तो जो सोसाइटी में क्या है आपका बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है लोगों को, अपनी वैल्यूज़ वो भूलने लगते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है, जो कॉलोनाइजर है उनकी क्या करनी पड़ती है, उनकी वैल्यूज़, उनका एजुकेशन, उनका जो धर्म है वो अपनाना पड़ता है। इसीलिए वो अपना वर्क देते हैं ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हम खत्म करते हैं फ्रेंच फैनन। तो आशा करता हूँ फ्रेंच फैनन के इंपॉर्टेंट वर्क और किस हिसाब से उन पे जो इन्फ्लुएंस रहा है जिस कॉलोनी में वो जन्मे थे वो फ्रेंच कॉलोनी थी। अल्जीरिया वॉर के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया 1954 का, और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ फ्रेंच फैनन आपका कवर हो गया होगा अच्छे से। इसके अलावा भी आपकी कोई दिक्कत परेशानी समस्या रहती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले मैंने जितने भी थिंकर के बारे में बात की है इसका हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। जो सीरीज है वो आप कंप्लीटली देखें तब जाके 1 to 1 आपके थिंकर आपके कवर होंगे। ठीक है, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें, और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने जो साथी हैं जो पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।